हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अस्तित्व अकेडमी के इस दमदार सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था मानव जनन। उस मानव जनन में हम लोग पीछे 3 से 4 लेक्चर हम लोग क्या कर चुके हैं, 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों का क्या है, 5वां लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? तो हम लोग पढ़ लिए थे शुक्राशय तक। ठीक, शुक्राशय तक पढ़ लिए थे और शुक्राशय में हम लोग ये 4-5 बातों को क्या किए थे, आसानी से सीख लिए थे। एक बार इसे हम लोग फिर क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और पुनः फिर आगे की जो बातें हैं उसे बहुत ईमानदारी से और ध्यान से क्या करेंगे, सीखेंगे। आशा और उम्मीद है आप लोग भी कापी और कलम लेके बैठे होंगे और मेरे साथ साथ नोट्स क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो देखिए हुआ क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे शुक्राशय। यह एक प्रकार की क्या थी, ग्रंथियां थी मानव जनन तंत्र में, जो हम नर भाग पढ़ रहे थे। नर में हम लोग 3 ग्रंथियां बताए थे। 3 ग्रंथियां क्या थी? एक था शुक्राशय, दूसरा था ठीक पुरोस्त ग्रंथि और तीसरा हमारा क्या था, कंद्रमूत्र पथ ग्रंथि, जिसे काउपर ग्रंथि के नाम से भी क्या हो रहे थे, हम लोग जान रहे थे। तो हम स्टार्ट किए थे सबसे पहले क्या, शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि में हम बताए थे सबसे पहला पॉइंट कि मूत्राशय के पीछे की ओर पार्श्व भाग में यह क्या होता है, स्थित होता है। दूसरा हम बताए थे यह कितने संख्या में पाया जाता है, तो बताए थे कि ये 1 जोड़ी की संख्या में क्या होता है, ठीक उपस्थित होता है। यह देखिएगा शुक्रीय प्लाज्मा का 60 से 70% भाग क्या करता है, बनाता है। शुक्राशय का पीएच मान क्या था, 7.3 होता है, जो क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि आखिर ये शुक्रीय प्लाज्मा में क्या क्या पाया जा रहा है, शुक्रीय प्लाज्मा में क्या क्या पाया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, शुक्रीय प्लाज्मा में मुख्यतः 3 बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। पहला हम बताए थे फ्रक्टोज, यह एक प्रकार का क्या था, शर्करा था, जो शुक्राणु को क्या प्रदान कर रहा था, पोषण प्रदान कर रहा था। आगे एक और इसका कार्य था फ्रक्टोज का। पहला तो क्या कार्य है, शुक्राणु को पोषण देना। दूसरा कार्य था फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप क्या है, तो पिछले लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे सारी बातें मैंने डिटेल से क्या किया है, बताया है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखिए क्या होता है। पहला जो शुक्राशय से जो स्राव निकल रहा था उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राशय स्राव कहते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या था, फ्रक्टोज शर्करा था। ठीक, दूसरा जो हमको बातें याद रखनी है, ठीक, दूसरी जो बातें याद रखनी है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो होता है, एक स्राव निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। ठीक ना, देखिएगा प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो मानव नर के, ठीक ना, एक ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। ठीक ना, उस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय, और उस शुक्राशय से जो स्राव निकल रहा है उसे क्या कर रहे हैं, शुक्राशय स्राव कर रहे हैं। और वो है क्या, दूसरा पदार्थ, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का हार्मोन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है। सवाल यह है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स है, जो मानव नर के एक ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। तो आइए इसके कार्य के बारे में साहब डिटेल से देखते हैं। देखिएगा इसका मेन कार्य क्या है, तो मादा जनन पथ में यह संकुचन लाता है। मादा जनन पथ में क्या करता है,
यह संकुचन लाता है जिससे वीर्य फैलोपियन नलिका में, जिससे वीर्य फैलोपियन नलिका में या फैलोपियन नलिका की ओर क्या करता है, गति करता है। होता क्या है देखिएगा, एक संरचना बना करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा, यह है मादा जनन तंत्र, यह हमारा क्या है, मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र को हम लोग आगे ध्यान से देखेंगे। ये मादा जनन तंत्र में ये भाग हमारा क्या है, अंडाशय का है। ये भी हमारा क्या है, फिम्बरी है। जब आएगी बातें मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे, फिलहाल में बस इतना देख लीजिए। ये मादा जनन तंत्र है और इस मादा जनन तंत्र के अंडाशय से निकलेगा क्या, अंडाणु, और जाकर के कहाँ पे वेट करेगा, तो फैलोपियन नलिका में क्या करेगा, यह वेट करेगा। फैलोपियन नलिका, इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, फैलोपियन नलिका कहते हैं। यह फैलोपियन नलिका में क्या करेगा, वेट करेगा। कौन, जो अंडाशय से निकला है अंडाणु, वह किसका वेट करेगा, तो शुक्राणु का वेट करेगा। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जाएगा तभी संलयन या निषेचन की क्रिया क्या हो पाएगी, संपन्न हो पाएगी। अर्थात देखिएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया क्या, शुक्राणु। कौन आ गया, इस शुक्राणु को कराना है क्या, गति कराना है। अर्थात नीचे से लेकर के जाना है, इस नली के माध्यम से लेके जाना है इसको ऊपर और पहुंचाना है कहाँ तक, फैलोपियन नलिका तक, ताकि संलयन हो सके। अब देखिएगा, ये है हमारा कौन, ठीक, मादा जनन तंत्र। इस भाग को हम लोग कह रहे हैं क्या, गर्भाशय। क्या कह रहे हैं, ये टोटल भाग क्या है, गर्भाशय। और गर्भाशय की मुख्यतः कितनी भित्तियाँ होती हैं, मुख्यतः 3 भित्तियाँ होती हैं। ध्यान से देखिएगा, गर्भाशय की मुख्यतः कितनी भित्तियाँ होती हैं, ये दूसरी भित्ति और एक और भित्ति बना लेते हैं यहाँ पे, ये 3 भित्तियाँ होती हैं, ठीक। जो सबसे बाहरी भित्ति होती है, जो ये सबसे बाहरी भित्ति है, इसे कहा जाता है परिगर्भाशय। इसे कहा जाता है परिगर्भाशय। इंग्लिश में कहते हैं इसको पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये था गर्भाशय की जो बाहरी भित्ति थी, जिसे हम लोग परिगर्भाशय कह सकते हैं, या इसे बाह्य गर्भाशय स्तर भी कहा जा सकता है, ठीक ना। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, दूसरा परत जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में मायोमेट्रियम कहते हैं, इंग्लिश में मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक। और हिंदी में आप इसे मध्य पेशी स्तर भी कहा जाता है या कह सकते हैं। अर्थात मायोमेट्रियम, ठीक, को कहा जाता है मध्य पेशीय स्तर। एक और परत बची है, ध्यान से देखिएगा, एक और परत बची है। थोड़ा सा देखिए, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं। चलिए, एक और परत बची है, ये तीसरी परत, ठीक। ये तीसरी परत, यानी पहली परत है परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, दूसरी परत है मध्य पेशीय स्तर अर्थात मायोमेट्रियम, और तीसरी परत है एंडोमेट्रियम, जिसे अंतः, ठीक, स्तर कह सकते हैं या अंतः गर्भाशय स्तर के नाम से जाना जा सकता है, ठीक। इसे कहते हैं
मेट्रियम, अंतः गर्भाशय, ये 3 स्तर होती है, ठीक, या 3 लेयर होती है। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों लेयर इस गर्भाशय वाले हिस्से में पाए जा रही हैं, और यहाँ पे आ गया है कौन, यहाँ पे आ गया हमारा कौन, वीर्य। कौन आ गया है, और वीर्य के साथ आया है कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। वीर्य के साथ कौन आया है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। और यह हार्मोन्स करेगा क्या, तो इस गर्भाशय की भित्तियों में संकुचन लाएगा। क्या लाएगा, गर्भाशय की भित्तियों में क्या लाएगा, संकुचन लाता है, जिससे यह वीर्य फैलोपियन नलिका की ओर क्या करता है, गति करता है। तो ये हमारा जो शुक्राशय स्राव से जो दूसरा पदार्थ निकला था, जिसे हम लोग बोले थे प्रोस्टाग्लैंडिन, यह एक प्रकार का हार्मोन्स था। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य यही था कि मादा जनन पथ में संकुचन लाता है, या मादा जनन में क्या करता है, संकुचन लाता है, जिससे वीर्य फैलोपियन नलिका की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक, कि मादा जनन पथ में संकुचन लाने का कार्य करता है, ताकि वीर्य फैलोपियन नलिका की ओर गति कर सके। ये था हमारा दूसरा। पहला क्या था, पहला हम शुक्रिय प्लाज्मा या जो शुक्रिय स्राव जो निकल रहा था, फ्रक्टोज, जो शुक्राशयों को क्या दे रहा था, पोषण दे रहा था। और इसका एक और कार्य था, फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप में इसका उपयोग किया जाता था। तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, यह एक प्रकार का हार्मोन्स है जो मादा जनन पथ में संकुचन लाने का क्या करता है, कार्य करता है, ताकि वीर्य है जो कहाँ पे पहुँच सके, फैलोपियन नलिका तक पहुँच सके। आइए साहब तीसरा चीज़ देखते हैं, इस शुक्रिय या शुक्राशय स्राव से क्या तीसरा पदार्थ निकल रहा है। तो तीसरा शुक्राशय स्राव से जो तीसरा पदार्थ है वह क्या है, ठीक, तीसरा पदार्थ इसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन। क्या कहा जाता है, फाइब्रिनोजन। यह एक प्रकार का कारक होता है जिसे थक्का कारक के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह फाइब्रिनोजन करेगा क्या, तो जब ठीक वीर्य क्या हो रहा था, मादा जनन पुरुष जनन पथ से होते हुए आ रहा था, ठीक, मादा जनन तक क्या किया जाएगा, इसे पहुंचाया जाएगा। तो उस वीर्य को यह क्लॉटिंग या थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। अर्थात जब मादा जनन तंत्र में यह वीर्य जाता है तो एक थक्के के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है, थक्के के रूप में जाता है। तो इसको नाम लिख लीजिए और आगे देखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन इंग्लिश में फाइब्रिनोजन, ये है हमारा क्या, फाइब्रिनोजन। यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का कारक है जिसे थक्का कारक कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, कारक है जिससे क्या कहा जाता है, थक्का कारक कहा जाता है। आइए समझाते हैं ये थक्का कारक क्या है। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक संरचना हम बना रहे हैं, ठीक,
इस संरचना में हमारे कौन है? ये शुक्राणु है। इस संरचना में हमारे कौन है? शुक्राणु हैं। ये हमारे कौन है? शुक्राणु हैं। एक और संरचना बनाते हैं, देखिएगा। एक और संरचना है, एक और संरचना है। ये देखिए दो संरचना है। कहाँ पर आपको थक्का जमा हुआ महसूस हो रहा है? किस स्थिति में आपको, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। किस स्थिति में आपको थक्का जमा हुआ नज़र आ रहा है और किस स्थिति में आपको थक्का नहीं जमा हुआ नज़र आ रहा है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको थक्का महसूस हो रहा है या थक्का जमा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। जबकि यहाँ पर आपको थक्का जमा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, यह भी क्या है? वीर्य है और ये वाला पार्ट भी क्या है? इन दोनों वीर्य के संरचना में देखिए, एक जगह ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे थक्का जमा हुआ है और इस पे थक्का नहीं जमा हुआ है। अगर बात की जाए, आप स्वयं देख के बता सकते हैं कि कौन से स्थिति में शुक्राणु मुक्त अर्थात एकदम फ्री होके गति कर सकते हैं। ठीक ना? तो देखिएगा, यहाँ पे जो गति है, यहाँ पे जो गति है एकदम क्या है? मुक्त है। क्योंकि स्पेस यहाँ पे जो है ज़्यादा है और यहाँ पे देखिएगा गति कैसी है? सीमित है अर्थात मुक्त नहीं है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि आप हमें बताइए कि जहाँ पे गति ज़्यादा होगी, क्या वहाँ पर ऊर्जा कम खर्च होगा कि ज़्यादा खर्च होगा, या ऊर्जा का ह्रास कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? ज़्यादा होगा और यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास क्या होगा? कम होगा। ठीक ना? ऊर्जा का ह्रास यहाँ पे ज़्यादा होगा और ऊर्जा का ह्रास यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। अब मेन मतलब ये है कि आप हमें बताइए कि जो शुक्राणु गति कर रहे हैं उनको ठीक चाहिए क्या? ऊर्जा। अगर नर जनन तंत्र में ही ऊर्जा क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो हमें पहुंचाना है मादा जनन तंत्र के पास। कहाँ पहुंचाना है? मादा जनन तंत्र के पास। तब यहाँ पे आने के पश्चात ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसको गति कराना है बहुत तेज़ से ऊपर, तो क्या यह गति होगी? नहीं होगी। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए एक एक पदार्थ था जिसे क्या कह रहे थे? फाइब्रिनोजन, जो एक थक्का कारक था। यह कर क्या रहा था? तो नर जनन पथ में, कहाँ पर? नर जनन पथ में कर क्या रहा था कि यह थक्का जमा दे रहा था। वीर्य का क्या कर दे रहा था? थक्का जमा दे रहा था, ताकि ऊर्जा क्या हो जाए? संरक्षित रहे। क्या रहे? संरक्षित रहे। और यह संरक्षित ऊर्जा पहुँचे, ठीक है, या यह संरक्षित हुआ ऊर्जा पहुँचे मादा जनन पथ में, तो क्या हो? वहाँ पे ऊर्जा कंप्लीट रहे, जिससे संलयन की क्रिया आसानी से क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है, इसका कार्य देखेंगे। कार्य में लिखेंगे क्या? नर जनन पथ में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए वीर्य को थक्का बनाया जाता है। अर्थात लिखेंगे नर जनन पथ में ऊर्जा
को संरक्षित करने के लिए वीर्य का थक्का बनाया जाता है। यह कार्य कौन करता है? तो यह कार्य फाइब्रिनोजन करता, अर्थात यह फाइब्रिनोजन अगर न होता तो वीर्य का थक्का नहीं जमता, और जब वीर्य का थक्का नहीं जमता तो क्या होता? जो शुक्राणु हैं उनकी गति का ह्रास यहीं पे हो जाता, नर जनन पथ में ही। और जब यह वीर्य पहुंचता कहाँ पे? मादा जनन पथ में, तो उसमें जो उपस्थित शुक्राणु हैं वह गति नहीं कर पाते, और जब गति नहीं कर पाते तो फिर क्या होता? संलयन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती या पूर्ण नहीं हो पाती। अब सवाल आपका ये होगा कि क्या सर, तब यह जो वीर्य है या शुक्राणु जिस वीर्य में मिले हुए हैं ये मादा जनन पथ में जाते हैं तो क्या थक्के के रूप में जाते हैं? तो हाँ, यह वीर्य मादा जनन पथ तक किस में जाता है? थक्का के रूप में जाता है। अब वहाँ पे गति कैसा करेगा? गति कैसे होगी? तो वहाँ पे गति होगी, और वहाँ पे गति कराने के लिए एक अन्य जो दूसरी हमारी ग्रंथि थी उसका कार्य वहाँ से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। एक बार पुनः से देख लीजिए। एक बार पुनः क्या था हम पढ़े हैं? क्या दूसरा शुक्राशय स्राव था, प्रोस्टाग्लैंडिन। यह क्या कर रहा था? मादा जनन पथ में संकुचन लाने का कार्य करता है ताकि वीर्य फैलोपियन नलिका की ओर क्या कर सके? गति कर सके। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था फाइब्रिनोजन। यह एक प्रकार का कारक था, ठीक ना, जिसे थक्का कारक कहा जाता है। यह करता क्या है? तो नर जनन पथ में ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए वीर्य का क्या बनाता था? थक्का बनाया जाता है इसके द्वारा, फाइब्रिनोजन के द्वारा। और यह कार्य करता कौन है? फाइब्रिनोजन करता है। ये सारी चीज़ें हम आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। एक बार मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार इसे कर लीजिए। सॉरी, आगे देखिएगा। आगे अब जो दूसरी ग्रंथि थी हमारी, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे? पुरोस्त ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि थी? पुरोस्त ग्रंथि। इस पुरोस्त ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसे हम लोग पुरोस्त स्राव कहते हैं। पुरोस्त ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उसे क्या कहते हैं? पुरोस्त, ठीक, स्राव कहते हैं। यहीं पे लिख लीजिएगा प्रोस्टेट। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। पुरोस्त क्या कहते हैं? स्राव कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लोग 2-3 बातों को क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। इससे जो स्राव निकलता है, एक निकलता है पहला स्राव सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। यह करता क्या है? तो सिट्रिक एसिड, ठीक ना, पोषण शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। सिट्रिक एसिड शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। दूसरा जो होता है, ठीक ना, इसमें पुरोस्त स्राव से, ठीक ना, कैल्शियम, ठीक, और सल्फेट, ठीक ना, सॉरी सल्फेट नहीं, फॉस्फेट होता है, PO4। ये दो, ठीक ना, आयन निकलते हैं जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं? शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में
सहायता करते। तीसरा हमारा देखिएगा, इसमें थोड़ी मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन का भी क्या होता है, स्राव होता है। बहुत अल्प मात्रा में कह लीजिए तो प्रोस्टाग्लैंडिन का स्राव भी होता। मेन ये हमारा है, मेन हमारा क्या है, अब आकर के आया जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। क्या कहते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन यह क्या कर रहा है, तो यह थक्का को तोड़ने का कार्य कर रहा है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखे थे, ये था मादा जनन पथ, ये हमारा क्या था, मादा जनन पथ, ये हमारा था मादा जनन पथ, और यहाँ पे आ गया था मान लीजिए वीर्य। क्या आ गया था, वीर्य। और यह वीर्य किस रूप में आया था, थक्का के रूप में आया था। ठीक है ना, नर जनन तंत्र के द्वारा यह क्या किया गया था, मादा जनन तंत्र तक लाया गया था। ठीक, जिस और किस भाग से, शिश्न वाले भाग से। और यह किस रूप में आया था, थक्के के रूप में आया था। अब क्या यह थक्के के रूप में ही रहेगा, तो देखिएगा यह थक्का, ठीक ना, फाइब्रिनोजन इसे किस रूप में लाया, थक्के के रूप में। ठीक ना, अब फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा, इसे फिर से इस रूप में क्या करेगा, कर देगा। ठीक ना, तो देखिएगा यह फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है कि जैसे ही फाइब्रिनोलाइसिन अम्लीय वातावरण पाता है, चूँकि देखिएगा मादा जनन पथ में एक तरह का वातावरण पाया जाता है जिसे कहते हैं अम्लीय वातावरण। यह अम्लीय वातावरण आता कहाँ से है, तो मादा जनन पथ में अम्लीय वातावरण योनि में बैक्टीरिया के कारण होता है। योनि में एक तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है, मादा जनन पथ के योनि में एक तरह की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, मादा जनन पथ में अम्लीय वातावरण आ जाता है। अर्थात देखिएगा जैसे ही ये फाइब्रिनोलाइसिन अम्लीय वातावरण पाता है, वैसे ही फाइब्रिनोजन को क्या करता है, खत्म कर देता है, या फाइब्रिनोजन के प्रभाव को, सॉरी फाइब्रिनोजन को नहीं खत्म करता है, फाइब्रिनोजन के प्रभाव को। फाइब्रिनोजन किया क्या था, तो वीर्य का थक्का बना दिया था। उस वीर्य के थक्के के प्रभाव को तोड़ने का कार्य क्या कर रहा है, यह पदार्थ कर रहा है जिसे कह रहे हैं फाइब्रिनोलाइसिन। क्योंकि वीर्य को हमको कराना है यहाँ पे क्या, गति। तो यहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिए, इस बात को लिखिए कि जैसे ही फाइब्रिनोलाइसिन को अम्लीय वातावरण मिलता है, वैसे ही यह फाइब्रिनोजन के प्रभाव को खत्म कर देता है, या कह ले तो थक्का को समाप्त कर देता है, ताकि क्या हो सके, शुक्राणु जो है एकदम मुक्त अवस्था में क्या कर सके, गति कर सके। अब यहीं पे एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह अम्लीय वातावरण मादा जनन पथ में आता कहाँ से है, तो लिखिएगा मादा जनन पथ में अम्लीय वातावरण योनि में, यहाँ पे लिखिएगा, देखिए मादा जनन पथ में
अम्लीय वातावरण, ठीक ना, वो अम्लीय वातावरण एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है। अर्थात देखिएगा, आई होप कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे फाइब्रिनोजन द्वारा थक्का बनाया जा रहा है, ठीक, नर जनन पथ में, ठीक ना, वीर्य का थक्का फाइब्रिनोजन बना रहा है और उस वीर्य के थक्के को पहुंचाया कहाँ पे जा रहा है, मादा जनन पथ में। और इस मादा जनन पथ में फिर क्या कर रहा है, फाइब्रिनोलाइसिंग द्वारा, ये पुरोस्त ग्रंथि थी जो इससे एक प्रकार का स्राव निकला था जिसे हम बोले थे फाइब्रिनोलाइसिंग, यह उस थक्के बने हुए पदार्थ को या कह लीजिए तो वीर्य को क्या करेगा, फिर से पुनः पहले वाली अवस्था में ला देगा ताकि शुक्राणु क्या हो सके, गति कर सके और इस फैलोपियन नलिका तक क्या हो सके, पहुंच सके। आई होप, उम्मीद है कि बातें आपको क्लियरली एकदम से स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। आप जाएंगे अगर एनसीईआरटी के ठीक लाइनों पे तो ये सारी चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन कह लीजिए तो मिल जाएगी। जो नहीं भी है उसमें लिखा है कुछ एक्स्ट्रा हम आपको क्या कर दे रहे हैं, जानकारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दे दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। एक लास्ट ग्रंथि हमारी बची है, एक लास्ट ग्रंथि बची है, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि या इसे काउपर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। एक नेक्स्ट क्या बचा है हमारा, ठीक ना, बचा है कंद, ठीक ना, मूत्रपथ या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्रंथि। यह करता क्या है, तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। देखिएगा नर जनन तंत्र में भी, ठीक ना, जो नर जनन तंत्र का भाग था एक ही रास्ता था जिससे आ रहा था मूत्र और उसी रास्ते से आ रहा था कौन, वीर्य, ठीक ना। तो उस मार्ग में एक तरह का वातावरण क्रिएट हो जा रहा था जिसे हम लोग कह रहे थे क्या, अम्लीय वातावरण। इस अम्लीय वातावरण को, ठीक ना, समाप्त करने का कार्य कौन कर रहा है, कंद मूत्र पथ ग्रंथि या काउपर ग्रंथि के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है। तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है, ठीक। दूसरा इसी में देखिएगा, तो संभोग क्रिया को सुगम बनाने के लिए, संभोग क्रिया को सुगम बनाने के लिए यह ग्रंथि करता क्या है, तो शिश्न में चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, संभोग क्रिया को सुगम बनाने के लिए शिश्न में चिकनाहट प्रदान करता। ये दो, ठीक, लाइनें आप क्या कर सकते हैं, काउपर ग्रंथि में याद कर सकते हैं।
तो हमने आज समाप्त कर लिया है, ठीक, 3 ग्रंथियाँ जो सहायक ग्रंथियाँ थीं। आई होप कि बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक, देखिएगा हम लोग जब स्टार्ट किए थे क्या, पुरुष जनन तंत्र, हम लोग स्टार्ट किए थे पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र। उस पुरुष जनन तंत्र में हम लोग क्या किए थे, बताए थे कि यह मुख्यतः 4 भागों से मिलके बना था, ठीक ना। एक था क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसमें क्या आ गया था, वृषण आ गया था, ठीक ना। दूसरा हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक ना, पढ़े थे क्या, द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, सहायक ग्रंथियाँ। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे क्या, बाह्य जननेंद्रिय, ठीक। ये चीज़ें हम लोग किए थे। तो हम लोग सहायक ग्रंथियाँ, ये और ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बच जा रहा है अब क्या, ठीक, बाह्य जननेंद्रिय। तो बाह्य जननेंद्रिय को हम अपने लेक्चर में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। एकदम से आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करके हमें बता सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपके सब कमेंट को क्या कर सकूं, पढूं और उसका जवाब आपके पास तक क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।